बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शारिक मकबूल हूँ और आपको वेलकम करता हूँ ऑपरेशन तज्जिया में। नाज़रीन, आज 4 अक्टूबर 2022 से सुबह का वक्त हो रहा है। एज यूजुअल खबरों का सिलसिला तेज़ी से जारी है। इस तेज़ी से बदलते हुए सियासी मंजरनामे में हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप तक खबरें पहुँचा के। एक छोटा सा क्रिटिक है मंसूर अली खान। मंसूर अली खान के हवाले से एक छोटा सा क्रिटिक करते हुए मैं आपको बताऊं कि अब से ये रूल भी बना दें कि ज़मानत काबिल गिरफ्तारी में जाना अब ज़रूरी नहीं होना चाहिए और बायोमेट्रिक्स भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं चल सकता कि गरीब के लिए एक कानून और अमीर के लिए एक कानून। मैं इस पे कुछ बात करना चाहता हूँ। इतनी सारी बड़ी बड़ी और अहम खबरों में से इनको एक यही छोटा मामला मिला बताने को और तज्जिया करने को। उसकी वजह यह है कि ये लोग जो भी नून लीगी कैंप के सहाफ़ी हैं, इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि हर बात में से सिर्फ वो चीज़ उठाना कि जिस पे इमरान खान पे तनकीद की जा सके। यही इनकी रविश जो है मुझे मजबूर करती है कि इनको काउंटर जवाब दूं, वरना हालांकि ये खबर कोई इतनी बड़ी खबर नहीं थी। मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि इतनी बड़ी अहम खबरों में से ये एक छोटी सी खबर निकाल के वो इमरान खान पे तनकीद करने बैठ गए। वैसे तो अगर मेरी अपनी राय लें तो मैं भी इस बात के हक में हूँ कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। गरीब के लिए भी वही कानून होगा, अमीर के लिए भी वही कानून। यही तरीका होता है और इसी से ममालिक तरक्की करते हैं। लेकिन यहाँ एग्जैक्टली कानून का मामला तो है ही नहीं। यहाँ मामला है सियासी मुकदमात और सियासी इख्तलाफात और सियासी दुश्मनियों का। उसमें अगर वो गिरफ्तार करने आ रहे हैं पुलिस वाले, तो आप इतना तो इल्म रखते होंगे कानून का। एक तालिबे इल्म, कानून का तालिबे इल्म होने के नाते मैं इतना समझ सकता हूँ कि एक केस जो कि 90% वैसे ही फारिग हो चुका है, उसकी सारी शिकें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं और रिमेन भी वो चल रहा है, उसमें गिरफ्तारी वारंट करके आप मुल्क के इतने बड़े लीडर को गिरफ्तार करने आ रहे हैं। अब आते हैं बात पे कि उनको जज साहब ने संडे के दिन इस तरह से घर से ज़मानत क्यों दी, जिस पे आपको एतराज़ है कि बायोमेट्रिक भी नहीं हुआ, पेश भी नहीं हुए और उनको ज़मानत दे दी गई। सर, एक सवाबदीदी अख्तियार होता है जो तमाम अख्तियार रखने वाले जो अशखास या हम बोले कि अथॉरिटीज़ हैं उनके पास होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं कि सज़ाए मौत होने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट भी इंडोर्स कर दे, सज़ाए मौत होने के बाद वो आखिरी बार जाता है सदर मुमलिकत पाकिस्तान के पास और वो चाहें अपना सवाबदीदी इख्तियार यूज़ करते हुए चाहें तो वो सज़ाए मौत उम्र कैद में शिफ्ट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सवाबदीदी अख्तियारात सभी पावरफुल अशखास के पास होते हैं और उसी को नज़र में रखते हुए एक बादियुल नज़र में जज साहब भी देखते हैं कि अगर इतवार को ज़मानत ना दी और इतवार को शाम को वो गिरफ्तार हो जाए तो क्या ये गिरफ्तारी मुल्क के मामलात से ज़्यादा अहम है? आपका पूरा मुल्क उससे कितना नुकसान में आ जाएगा, कितना मुश्किलों में आ जाएगा, क्या उससे ज़्यादा अहम ये फजूल सी दुश्मनी पे बिना करते हुए गिरफ्तारी है? इसीलिए ही वो जब मैक्रो विजन में देखते हैं, जो ताकतवर अशखास होते हैं, वो जब मैक्रो विजन में ये चीज़ें देखते हैं तो फिर वो अपने सवाबदीदी इख्तियारात को यूज़ करते हुए उसको अपने एक अलग फैसले देते हैं। अब इसमें कहीं पे भी ये नहीं आता कि पावरफुल और पैसे वाले और इलेक्टेड जो लोग हैं उनके लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा।
बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बात करते हैं कुछ साइफर के हवाले से। साइफर जो कि इस वक्त एक बड़ा मसला बना हुआ है इस मुल्क में, उस पर बेस करते हुए मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 2 दिन पहले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने बारहा सुना और उसमें से कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतन में से हमें तो ऐसा लगा कि उनको इस पूरी ऑडियो लीक पे 2 बातों पे या 2 लफ्ज़ों पे एतराज़ है। एक तो चुप करके और दूसरा मुल्क का नाम लिए बगैर। थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब करते हैं कि ये दोनों मैटर क्या हैं मेरी नज़र में। चुप करके पहले हम इसको लेते हैं। हमें इस ऑडियो से जो समझ में आया है कि चुप करके अपनी सियासत भी करनी है और दुनिया को भी बावर करवाना है कि हमारी अंदरूनी मामलात में अमेरिकन मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। पहले ही पाकिस्तान के अपने मसाइल इतने हैं कि बेहतर है कि ये काम चुप करके किया जाए। लेकिन मरियम नवाज को इस पे भी एतराज है कि ये चुप करके करना है। आप थोड़ा सा अगर ऑडियो लीक को गौर से सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा चुप करके का मकसद क्या है। दूसरा है कि मुल्क का नाम लिए बगैर, यानी ये टॉपिक जो उनको एतराज है, मुल्क का नाम लिए बगैर। अगर आप बादियुल नजर में देखें तो ये फिक्रा किसी भी तौर किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का नाम लिए बगैर, यानी किसी को भी, हम घर में भी अक्सर ये करते हैं कि किसी को बेइज्जत ना करना हो और उसको ये मैसेज भी पहुंचाना हो तो हम वो बात मजमे में बैठकर, यानी घर की गैदरिंग में बैठकर इस तरह कह देते हैं कि वो बात वो तो समझ जाता है जिसके लिए कही जा रही है। बाकियों में से चंद समझते हैं, चंद नहीं समझते। तो नाम लिए बगैर बात करना हमेशा आपके फायदे में होती है, नुकसान में नहीं होती। और अगर सियासी बात की जाए तो कोई पड़ले दर्जे का बेवकूफ ही होगा जो अदम एतमाद पेश होने के बाद ये मरासला हाथ में होते हुए भी इस मरासले का इस्तेमाल अपने मुखालिफिन पर ना करे, या फिर कोई इतना बुज़दिल ही होगा कि जो अमेरिका जैसे पावरफुल मुल्क का नाम आते ही डर जाए और इसका इस्तेमाल ना करे। मैं तो अभी तक ये समझने से कासिर हूं कि ये मरासला जब NSC का इजलास 31 मार्च को इमरान खान की सरबराही में हुआ तब भी मौजूद था। उसके बाद दूसरा NSC का इजलास जो कि 22 अप्रैल को शहबाज शरीफ की सरबराही में हुआ तब भी मौजूद था। हालांकि ये बात अलग है कि दोनों इजलासों में इसको ब्लेटेंट इंटरफेरेंस यानी खुली मुदाखलत कहा गया है, जो कि मेरी नजर में साजिश से बढ़कर है। और मैंने आपको जैसे अपने पिछले व्लॉग्स में बताया है कि साजिश होना एक अलग बात है और खुली मुदाखलत होना एक अलग बात है। मेरी नज़र में साजिश से मुदाखलत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने व्लॉग्स में बताया था कि साजिशें मेरे खिलाफ कोई 50 रच रहा होगा, लेकिन उसमें से एक ही साजिश कामयाब होके वो कहलाती है खुली मुदाखलत। तो 25 साजिशों की ना तो कोई सज़ा है ना ही मुझे बोलना चाहिए, लेकिन एक मुदाखलत जो हुई है उस पर मुझे बोलना भी चाहिए और उसकी सज़ा भी होनी चाहिए। जब ये मरासला दोनों इजलासों में पेश किया गया तो अब कहाँ है और किससे गुम हुआ? अगर इस वक्त देखें तो PM हाउस का वकील कौन है? शहबाज शरीफ साहब। यानी कि इसकी तहकीकात की इफ्तिताह तो शहबाज शरीफ या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह से होनी चाहिए। उन्हीं से पूछना चाहिए कि आखिरी दफा आपने ये मरासला कब देखा,
آپ کے علم میں یہ کب آیا کہ یہ مراسلہ گم ہے؟ وہیں سے افتتاح ہوگی۔ میری نظر میں تو پھر یہ نون لیگ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مار، کیونکہ اگر ایف آئی اے یا کوئی بھی ادارہ تحقیقات شروع کرتا ہے تو اصولاً تو اس کو اس طرح سے تحقیقات شروع کرنی چاہیے، اور اگر اس طرح نہیں کرتا تو پھر وہ جانبداری ہو گئی۔ پھر اس فیصلے پہ کون یقین کرے گا؟ پھر نون لیگی کیمپ کے صحافی سب چلائیں گے کہ عمران خان تو ویسے بھی کسی انکوائری کی رپورٹ کو مانتا نہیں۔ جب انکوائری کی رپورٹ فیبریکیٹڈ بن جائے گی تو عمران خان چھوڑیں، کون مانے گا؟ جیسے کہ کل مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ انہیں پی ایم صاحب نے بتایا ہے کہ اب کوئی ملک پاکستان سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ نہ جانے کب اس کی کہی ہوئی کسی بات کو سازش قرار دے دیا جائے۔ تو ہم پی ایم کا درد تو سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے ملکوں کی توہین آمیز گفتگو سننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جہاں تک امریکہ سے تعلقات کی بات ہے تو یہ بہتر سے بہترین ہونے چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا وقار اور غیرت ہی کھو دیں۔ اگر عمران خان کے شور مچانے سے دنیا اب محتاط ہو گئی ہے اور ڈر رہی ہے ہمیں اس طرح کے سائفر بھیجنے سے، تو یہ کام تو بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، اور اب اگر ہو ہی گیا ہے تو اس روایت کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ کس کو حکومت میں آنا ہے اور کس کو حکومت سے جانا ہے، یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کے پاس ہی ہونا چاہیے، نہ کہ غیر ملکی طاقتوں کے پاس۔ بس اس حکومت اور پی ڈی ایم سے یہی ایک گلہ ہے کہ ان کے پاس تھوڑی سی غیرت کی کمی ہے، باقی سب ٹھیک ہی ہوگا۔ نیوز کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک ملاقات ہوئی ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اگر وہ عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی میں سے لوگ مل رہے ہیں تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یاد رہے کہ کبھی بھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ حکومت کے انڈر میں کام کرتی ہے، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے کام ہوتے ہی حکومت سے ریلیٹڈ ہے، یا تو حکومت سے ہوتے ہیں یا حکومت کے ہوتے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہتی ہے، لیکن جب بھی کسی حکومت کے جانے کا ٹائم قریب اور دوسری حکومت کے آنے کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو یہ اپنے تعلقات جانے والے سے کم اور آنے والے سے زیادہ کرنے کے مشن پہ لگ جاتے ہیں۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس وقت اگر عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ مل رہی ہے تو اس کا واضح ثبوت ہے کہ اقتدار میں کون آنے والا ہے۔ اب عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے ہیں تو عمران خان کیا ڈیل کر رہے ہیں؟ وہ شہباز شریف کی طرح حکومت نہیں مانگ رہے ہیں، یا فضل الرحمان یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح حکومت نہیں مانگ رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دو، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن۔ یہ فرق ہے باقیوں کے منتیں اور ترلے کرنے میں اور عمران خان کے منتیں اور ترلے کرنے میں۔ جس طرح کے نون لیگی کیمپ کے صحافی ہمیشہ اپنے تھم نیلز میں بھی لکھتے ہیں اور اپنے ولاگز میں بھی کہتے ہیں کہ عمران خان وہاں منتے ترلے کرنے گیا، عمران خان وہاں منتے ترلے کرنے گیا، بالکل منتے ترلے ہوتے ہیں، لیکن منتے ترلوں کا فرق ہوتا ہے۔ آپ مانگ رہے ہیں غیرت کے ساتھ یا آپ مانگ رہے ہیں بھکاریوں کی طرح، اس میں فرق ہے۔ مانگ تو رہے ہیں لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ حکومت نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن، کہ جو بھی آئے وہ آ کے ملک سنبھالے۔ ملک کے حالات بہت اس وقت نازک موڑ پر ہیں، اسی لیے نہ کہ ان بھکاریوں کی طرح کہ میں جہاں جاتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ کیا دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے، اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔